नमस्कार दोस्तों, तत्वबोधिनी जीएस में आपका स्वागत है। ठीक है, आज के वीडियो में हम 70 बीपीएससी मेंस के हिस्ट्री का सिलेबस कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक और आइडियोलॉजी, जो मतलब जिस प्रकार से आइडियोलॉजी का प्रश्न बनते हैं, ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, और आगे के इस वीडियो में जो नोट्स रहेंगे वो मतलब सिलेबस का डिस्कशन है वो हैंड रिटन फॉर्म में है, और आगे के जो नोट्स रहेंगे वो प्रिंटेड फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें हम डिटेल सिलेबस हिस्ट्री के देखेंगे कि किस प्रकार के हिस्ट्री के मतलब क्वेश्चन आते हैं अभी तक। ये जो वीडियो रहेगा नया ट्रेंड के अनुसार रहेगा। ठीक है, कितना टॉपिक कवर करके जाना है और किस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक, सबसे पहले देखिए बीपीएससी मेंस, ठीक है, 70। ठीक, इसमें पेपर वन में खंड ए में हिस्ट्री का पोर्शन रहता है। ठीक है, और बी में करंट अफेयर है, और सी में डीआई स्टैटिस्टिक्स। ठीक, अब चलिए हिस्ट्री में देखते हैं। तो पूरा जो ओवरऑल जो भी हिस्ट्री हम लेते हैं, ठीक है, तो इस हिस्ट्री के जो मतलब पोर्शन में लगभग इसमें टोटल 3 प्रकार के प्रश्न रहते हैं। 3 प्रकार मतलब 3 सब्जेक्ट भी बोल दीजिए, मतलब 3। आपको ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति हो गया, दूसरा आधुनिक भारत का इतिहास, और जो तीसरा हो जाता है विचारक, जो चिंतक करते हैं। ठीक है, तो यही 3 तरीके का आपको प्रश्न मिलेगा। ठीक है, अब इसमें आपको ये देखना है कि आर्ट एंड कल्चर में क्या पढ़ना है, आधुनिक भारत इतिहास में क्या पढ़ना है, और विचारक चिंतक में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यही 3 टाइप के क्वेश्चन में से आपको जो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। ठीक है, दोनों का अगर आपको देखा जाए तो दो तरीके का, एक पहले का ट्रेंड देखिएगा और एक वर्तमान का। ठीक है, वर्तमान मतलब अगर देखा जाए तो 68 और प्लस 69। ठीक है, बीपीएससी में तो पहले का ट्रेंड में अगर देखा जाए तो आर्ट एंड कल्चर से एक क्वेश्चन रहता था लॉन्ग में, आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, एक क्वेश्चन इधर से बन जाता था, आधुनिक बिहार से एक क्वेश्चन, ठीक, इससे कवर हो जाता था, और फिर आगे का एक विचारक से। ठीक है, तो ये लगभग समझिए एक क्वेश्चन देके या मतलब 6 क्वेश्चन में से 3 बनाना रहता था। ठीक है, तो इससे कवर हो जाता था। लेकिन अभी का जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ गया, जिसमें से शॉर्ट्स में 5 लिखना रहता है, 1 2 3 4 और 5। अब पाँचों को अनिवार्य रूप से लिखना है, इसमें कोई ऑप्शंस नहीं है। इसलिए आपको इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा व्यापक ढंग से ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखिएगा आर्ट एंड कल्चर में क्या क्या पढ़ना है। आर्ट एंड कल्चर का अगर सिलेबस देखते हैं तो सबसे पहले ये देखिएगा कि आर्ट एंड कल्चर में मुख्यतः स्थापत्य कला, मूर्तिकला, चित्रकला पढ़ना रहता है। ठीक है, स्थापत्य कला, मूर्तिकला और चित्रकला। और एक अन्य में देखा जाएगा कि जो पिछले ट्रेंड में आते थे, तो अन्य में जैसे मौर्य कला हो गया, पाल कला हो गया, ये ओवरऑल पहले यही दोनों को ही पढ़ के जाते थे। तो इतने में से ही एक क्वेश्चन आ जाता था, या तो मौर्य कला से आएगा, या तो पाल कला से आएगा, या तो पटना कलम से आएगा। इसको अन्य में डाला गया। ठीक है, पाल कला या पटना कलम। लेकिन अब के जो ट्रेंड है उसमें हम स्थापत्य कला, जैसे अगर पूछ दिया प्राचीन भारत की स्थापत्य कला, मतलब प्राचीन भारत की हिंदू स्थापत्य कला को बताएं। ठीक, तो इसके बारे में आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा। तो डिटेल पढ़ने के लिए आपको 3 तरीके से टॉपिक बांटा गया, स्थापत्य कला, मूर्तिकला, चित्रकला। तो सबसे पहले देखते हैं स्थापत्य कला में। स्थापत्य कला में प्राचीन भारत की स्थापत्य कला, मध्यकालीन भारत की स्थापत्य कला और आधुनिक भारत की स्थापत्य कला। तो सबसे पहले देखते हैं प्राचीन भारत की स्थापत्य कला में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है प्राचीन भारत की स्थापत्य कला में। सबसे पहले देखिए धार्मिक, गैर धार्मिक। धार्मिक में जैसे मंदिर, स्तूप, विहार, गुहा, चैत्य, और गैर धार्मिक में राजप्रसाद। ठीक है, ये स्थापत्य कला हो गया प्राचीन भारत की। ठीक, अब मध्यकालीन भारत की स्थापत्य कला देखते हैं। इस काल में स्थापत्य कला का जो विकास हुआ था, या भवन निर्माण शैली का जो विकास हुआ था, उसको इंडो इस्लामिक शैली के अनुसार देखा जाता है। अब इंडो अनुसार शैली में कौन कौन से स्थापत्य कला बने हैं देखिए, मस्जिद, मकबरा, ईटीसी में होता है ना कि मतलब उसका मतलब बहुत सारे इसमें नाम आते हैं। ठीक है,
इसमें आपको देखना पड़ेगा, जब इसका टॉपिक आएगा मध्यकालीन में तो उसमें हम डिटेल इसका डिस्कशन करेंगे। बस यही समझ लीजिए कि मंदिर, मस्जिद, मकबरा, ठीक, सॉरी मंदिर नहीं, मस्जिद, मकबरा, ठीक है, इसमें देखेंगे। ठीक है, अब चलिए आधुनिक काल की स्थापत्य कला में देखते हैं। आधुनिक काल की स्थापत्य कला में दो, एक गोथिक आर्ट मतलब गोथिक स्थापत्य कला, एक सार्वजनिक आर्ट। ये दोनों अगर देखा जाए तो मुख्यतः ये था, मतलब अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। सार्वजनिक आर्ट मतलब इंडियन और यूरोपियन का मिश्रित रूप है, और गोथिक आर्ट पूरी तरीके से यूरोपियन है, जो यूरोपीय आया था, चर्च वगैरह बना था। तो किस आधार पर, तो इसमें मुख्यतः देखिए एग्जाम्पल पर जाएगा कि गोथिक आर्ट की विशेषता बताएं और उसके एग्जाम्पल बताएं। तो आप विशेषता बताएंगे और एग्जाम्पल नहीं बताएंगे तो आपका नंबर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि आपको गोथिक आर्ट में एग्जाम्पल, इसमें भी एग्जाम्पल आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरा आते हैं हम लोग मूर्तिकला में। अब मूर्तिकला में देखिए, मूर्तिकला से जो क्वेश्चन है, एक हॉरिजेंटल विकास पूछता है, मतलब क्षैतिज विकास। जैसे मूर्तिकला का विकास, प्राचीन भारत की मूर्तिकला, मध्यकालीन भारत की मूर्तिकला, आधुनिक काल की मूर्तिकला। एक बार आपको प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। इसमें ज़्यादा डिटेल की जरूरत नहीं रहती है, बस आपको एग्जाम्पल देना है प्राचीन भारत में, मध्यकालीन भारत में और आधुनिक भारत में, फिर आगे की ओर बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा मूर्तिकला में। ठीक, तो अब इसमें देखिए एक तरीके का क्वेश्चन तो क्षैतिज विकास से संबंधित हो गया क्वेश्चन। ठीक है, ये तो आप समझ ही गए होंगे, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ठीक है, अब जो दूसरा जाता है उस क्वेश्चन, वो जाता है गंधार शैली, तीसरा मथुरा शैली, चौथा अमरावती शैली। ठीक है, और पांचवा मूर्तिकला, पाल मूर्तिकला, और फिर ये सबका मतलब छठा प्रकार का जो क्वेश्चन रहेगा, ये सबका तुलनात्मक अध्ययन कि गंधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली में क्या समानताएं थी, क्या असमानताएं थी, ये सबको थोड़ा डिटेल में देखना है। ठीक है, अब कोई विशेष टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन दो प्रकार से पूछता है। जैसे गंधार शैली की विशेषता बतला है, डायरेक्ट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में दे दिया। फिर इसमें बोल दिया मथुरा शैली की विशेषता बतला है। ठीक है, फिर बोला जाएगा कि अमरावती शैली की विशेषता बन रहा है, कि इसमें कोई विशेष टॉपिक को कवर किया जाएगा। ठीक है, अब फिर इसके बाद आ जाते हैं हम लोग चित्रकला में देखते हैं। चित्रकला में देखते हैं, इसमें जो क्वेश्चन है इसमें भी विकास देखेंगे, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज विकास से क्वेश्चन पूछता है। प्राचीन भारत की चित्रकला, मध्यकालीन भारत की चित्रकला, आधुनिक काल। इसमें भी देखिए जिस तरीके से मूर्तिकला में प्राचीन भारत की मूर्तिकला इंपॉर्टेंट हो जाती थी, अब चित्रकला में मध्यकालीन भारत आप नहीं छोड़ सकते। हुमायूं, अकबर, जहांगीर, ठीक है, लगातार आपको देखना पड़ेगा कौन से चित्रकार थे, क्या बनाए थे। ठीक है, तो इसलिए इसमें ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, प्राचीन भारत में भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, आधुनिक काल में उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और फिर इससे जो दूसरा क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक, इसमें जो प्रमुख चित्रकला में आ जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे पटना कलम, जो हम आपको बोले थे, तो यही चित्रकला में पटना कलम आपको पढ़ना है। मधुबनी चित्रकला शैली आपको पढ़ना है, मंजूषा चित्रकला शैली आपको पढ़ना है, थंका चित्रकला आपको पढ़ना है। अब जैसे देखिए, अब ये वाले आपको पटना कलम तो हमेशा पूछा है, करीब तो 6-7 बार ही क्वेश्चन पूछा होगा। अगर पुराना जो बीपीएससी का जो पुरानी ट्रेंड रही है उसमें अगर आप देखेंगे पटना कलम का 6-7-8 या 9 बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, लेकिन आप ये देखिए मधुबनी कला भी नहीं पूछा गया, मंजूषा। लेकिन अगर मान लीजिए कि बिहार के सभी चित्रकला के बारे में बताएं, तो उसमें क्या आप मधुबनी चित्रकला के बारे में नहीं बताएंगे, मंजूषा के बारे में नहीं बताएंगे? आपको बताना पड़ेगा। इसके लिए पटना कलम, मधुबनी चित्रकला, मंजूषा चित्रकला और थंका चित्रकला, इस सबको आपको पढ़ना पड़ेगा, ये चित्रकला को। ठीक है, और फिर तीसरा प्रकार का जो क्वेश्चन आएगा इसमें तुलना, इस सभी चित्रकला का तुलनात्मक अध्ययन को देखा जाएगा। ठीक है, तो ये चित्रकला हो गया। ये देखिए आर्ट एंड कला का है, लगभग खत्म हो गया। जो अन्य में देखेंगे, अन्य में देखिए यहीं पे मौर्य कला और पाल कला। ठीक है, इसको डिटेल में देखेंगे। क्यों डिटेल में देखेंगे? क्योंकि इसमें ओवरऑल, क्योंकि मौर्य कला के स्थापत्य कला, मूर्ति कला, फिर भवन निर्माण शैली, फिर जन कला, इन मौर्य कला को डिटेल में देखेंगे। अब पाल कला में भी यही है, पाल काल की स्थापत्य कला, पाल काल की चित्रकला, पाल काल की मूर्ति कला, तीनों को देखेंगे। ठीक है, इसमें तो ये अन्य में आ जा रहा है। पहले इसी को पढ़ना रहता था, जो मतलब, और इसी से क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर का कवर हो जाता था। एक क्वेश्चन आता था 38 नंबर में, या तो मौर्य पढ़िए, या तो पाल पढ़िए, या पटना कलम, तीनों में से एक क्वेश्चन फिक्स रहता था कि आते ही थे। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा डिटेल बढ़ाया गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आधुनिक भारत के इतिहास में, ठीक है, ये ही अगर देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है, आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक, अगर इसमें देखा जाए तो इसमें जो क्वेश्चन है या तो लॉन्ग पूछेंगे या तो शॉर्ट पूछेंगे।
अगर देखा जाए तो आर्ट एंड कल्चर और इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास और चिंतक, ठीक है। तीनों में सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट देखा जाए, ठीक है, तो तीनों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये आता है, ठीक है। सेकेंड नंबर में अगर देखा जाए तो ये आएंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ जाता है। थर्ड नंबर में ये, क्योंकि चिंतक का हो सकता है भीमराव अंबेडकर या जो भी गांधी, एक चिंतक का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में दे दे, लेकिन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में ये दोनों में से एक क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन तो श्योर इसका ही रहेगा, मतलब आधुनिक भारत का इतिहास से। इसको आपको मेन डिटेल में देखना है। अब इससे देखिए टोटल 4 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए पहला प्रकार का जो क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, उसको अधिनियम देखिए, ये फिक्स है, क्योंकि देखिए 68 में देखिएगा, 69 में देखिएगा, एक अधिनियम से क्वेश्चन आया ही आया है। 92 आया है, 98 आया है, 92 आया है, फिर 58 आया, 1858 आया, तो ये चीज़ आपको देखना ही पड़ेगा। तो टोटल अगर देखा जाए कि जो अधिनियम रहते हैं तो टोटल 9 अधिनियम है, ठीक है, और आपको 9 अधिनियम को आपको पढ़ना पड़ेगा, अधिनियम या एक्ट, ठीक है। सबसे पहले देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1813 का एक्ट, 1833 का एक्ट, 1858 का एक्ट, 1892 का एक्ट, 1909 का एक्ट, और 1919 का एक्ट, 1935 का और 1947 का भारत शासन अधिनियम। अब इसमें देखिएगा, इसमें अगर हम पिछले बार का आपका बताएं तो ये जो 1892 का जो ये है एक्ट है, इसको स्किप किया गया था, ठीक है। और क्वेश्चन ये देखिए कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इसमें औरों की अपेक्षा थोड़ा कम विकास हुआ है, संवैधानिक विकास हुआ है, ठीक है, तो इसको स्किप किया गया था, लेकिन देखिए यही क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो अब इसमें से आप अगर 9 मिनिमम आपको 9 एक्ट तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ये फिक्स रखिए, ठीक है, ठीक है। आगे हो सकता है कि 1919 आ जाए या 1935 आ जाए 70 में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों में से एक आ सकता है, और ठीक है। अब देखिए अधिनियम हो गया। अब जो दूसरा हम इसमें बोले थे आपको 4 प्रकार का क्वेश्चन, अब जो दूसरे प्रकार के क्वेश्चन है इसमें कुछ घटनाएं को देखा जाता है, ठीक है। अब जैसे कुछ घटनाएं देखिएगा, तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय, प्लासी युद्ध, बक्सर युद्ध। अब जैसे देखिए प्लासी युद्ध के बारे में बताएं, प्लासी युद्ध के महत्व के बारे में बताएं, बक्सर युद्ध के महत्व के बारे में बताएं, ठीक है। रोलैक्ट एक्ट, स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक पंचाट, अगस्त प्रस्ताव, व्यक्तिगत सत्याग्रह, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, और इंडियन नेशनल आर्मी और सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। इसमें से आपको लगभग देखा जाए तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। अगर इसमें देखिए एक क्वेश्चन तो फिक्स ही रहेगा इस कुछ घटनाएं से, ठीक है, एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा कि ये घटनाएं से एक आ जाए, छोटा सा पार्टी साइमन कमीशन के बारे में बताओ, नेहरू रिपोर्ट के बारे में बताओ, ठीक है, गोलमेज सम्मेलन के बारे में बताओ, गोलमेज सम्मेलन के महत्व के बारे में बताओ, तो ये तो फिक्स है कि एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा कुछ घटनाएं से। देखिए अब एक्ट से एक क्वेश्चन घटनाएं से, ठीक है, और बाकी आगे का बताता हूँ, ठीक है। 2 हो गया, 2 प्रकार के क्वेश्चन। और तीसरे में देखते हैं, तीसरे में आ जाता है ये प्रमुख आंदोलन, या हम इसको विद्रोह भी बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों को एक साथ लिखें, आंदोलन विद्रोह। सबसे जो इसमें हॉट टॉपिक है, जिसमें कहा जाता है कि 1857 से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो 1857 का विकास स्वरूप, इसका मतलब पृष्ठभूमि, जितना भी प्रकार कारण जो भी रह जाए, फिर जो भी आंदोलन करता, नेतृत्व करता, जो भी रह जाए, इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ना है। 1857 में कुंवर सिंह की भूमिका, इसको भी देखना है, ठीक है, इसमें सभी आयाम को कवर करना है, ठीक है। यहाँ 2 आयाम लिखा गया है क्योंकि सिलेबस को डिस्कस करके आगे बढ़ना है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें 2 ही आयाम है, और भी आयाम है, ठीक है। फिर इसमें जनजातीय आंदोलन, ठीक है, और धार्मिक आंदोलन में बहावी आंदोलन, बिरसा आंदोलन, बिरसा विद्रोह, संथाल विद्रोह, प्लस अगर इसमें देखा जाए तो बिहार में समस्त जनजातीय आंदोलन, ठीक है। इसको ये टॉपिक है, आपको ये ख़त्म करना पड़ेगा। इसमें से एक टॉपिक रह सकता था, अगर देखा जाए तो पुराने ट्रेंड में देखेंगे तो बिरसा और संथाल से एक क्वेश्चन फिक्स रहते थे कि अगर विद्रोह से क्वेश्चन आया तो बिरसा और संथाल से ही आएगा, फिक्स है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना था। लेकिन अभी क्या है कि इसका थोड़ा सा दायरा बढ़ गया, आपको बहावी भी नहीं छोड़ना पड़ेगा, बहावी आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है। अब देखिए किसान आंदोलन में मोपला, नील विद्रोह, दक्कन विद्रोह, पावना विद्रोह, शाहजहानंद और किसानंद, ठीक है,
ये अगर देखिए किसान आंदोलन से जब क्वेश्चन आता था तो कोई आप मोपला, नील, दक्कन, पावना पढ़े या ना पढ़े, लेकिन आपको सहजानंद और किसान आंदोलन में भूमिका, सहजानंद की किसान आंदोलन में भूमिका, तो आपको ये टॉपिक तो पढ़ना ही पढ़ना रहता था, ठीक है। लेकिन इस बार देखिए पिछले बार भी क्वेश्चन में नील विद्रोह से क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। नील चंपारण वाला नहीं है, ये 1858-59 में जो बंगाल के क्षेत्र में चला था वो वाला नील विद्रोह है, ठीक है। तो ये चीज़ देखिएगा किसान आंदोलन। फिर गांधीवादी आंदोलन से एक क्वेश्चन आएगा, गांधीवादी तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें हो सकता है कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में भी आ जाए क्वेश्चन, ठीक है। गांधीवादी बाकी ये जितने हैं सब शॉर्ट के लिए हैं, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप छोड़िएगा, अगर आप मतलब थोड़ा सा कम टॉपिक पढ़ के जाइएगा, अगर आपका छूटा तो 7 से 8 नंबर आपका डायरेक्ट गया, ठीक है। तो आप इसलिए स्किप नहीं कर सकते। बाकी गांधीवादी आंदोलन में देखेंगे चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद मिल, ठीक है, और रोलेट सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, ठीक, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक। इतना लगभग इसी में से आ जाता है व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह। ये हो गया गांधीवादी आंदोलन का, लगभग खत्म हो गया, ठीक है, गांधीवादी। इसके अन्य में कुछ आंदोलन बच जाते हैं जो आपको शॉर्ट में या लॉन्ग में पूछ सकते हैं, जैसे बंगाली विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, नौसेना विद्रोह, क्रांतिकारी आंदोलन, ठीक है, ये बच गए हैं, ठीक। तो ये इतना आपको लगभग आंदोलन से क्वेश्चन, क्योंकि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये इससे लॉन्ग आने का चांस रहता है कि चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताएं, और पहले आता भी है, चंपारण आया है, असहयोग आया है, सविनय अवज्ञा आया, भारत छोड़ो और आज़ाद दास्ता, भारत छोड़ो का कैसे भी आयाम रहेगा, आज़ाद दास्ता भी इसके साथ जुटेगा, ठीक है। ये तो आपको देखना ही देखना है, ठीक, आज़ाद दास्ता। और फिर जब हम इसके बाद जाते हैं, ये 3 हम आपको बोले थे हिस्ट्री से 4 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ये तीसरा प्रकार के क्वेश्चन हो गया। और चौथा में जो क्वेश्चन आते हैं ये आएंगे कुछ अवधारणात्मक प्रश्न, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, कॉन्सेप्ट जो हिस्ट्री में आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे आंग्ल प्राचीन विवाद व मैकाले की शिक्षा नीति, ठीक है। तो मैकाले की शिक्षा नीति में जो 1813 में 1 लाख दिया गया था, ठीक है, मतलब शिक्षा पर खर्च करने के लिए, तो उसी में जो शिक्षा हुआ था किस प्रकार से होगा, इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा, मतलब क्षेत्रीय भाषाएं में होंगे या इंग्लिश में होगा, इसी को लेकर जो विवाद चला था आंग्ल और प्राचीन के बीच, ठीक है, इसी के बारे में देखना है। अब मैकाले की शिक्षा नीति के बारे में पढ़ना है। इसमें टोटल आपको विकास देखना पड़ेगा कि शिक्षा को लेकर औपनिवेशिक काल में क्या क्या विकास हुए, ठीक है, और घटनाएं घटी, ठीक है, इसको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। फिर देखिए ट्रेड यूनियन व कम्युनिस्ट आंदोलन, ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सामाजिक धार्मिक इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सामाजिक धार्मिक आंदोलन, ठीक है। ब्रिटिश की भू राजस्व नीति, ब्रिटिश की भू राजस्व नीति आप देखेंगे, जैसे अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त। फिर देखिए यहाँ पर रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है, महालवाड़ी व्यवस्था। ये हो गया ब्रिटिश की भू राजस्व नीति। ये आपको थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा, क्यों ज़रूरी था, क्यों लाया गया, ये तीनों में क्या अंतर था, ठीक है, किस क्षेत्र में लाया गया, आपको टोटल ये देखना ही पड़ेगा। फिर चौथा मतलब इसमें आगे ब्रिटिश सरकार की कृषि और एवं औद्योगिक नीति क्या थी, ठीक है, धन निष्कासन सिद्धांत क्या था, प्राचीन भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास। अब देखिए इसमें हॉरिजॉन्टल 36 देखेंगे इसमें प्राचीन भारत में कि किस प्रकार से पूरा एग्जाम्पल देते कि मौर्य काल में ऐसा मतलब ऐसा विज्ञान प्रौद्योगिकी का क्या यूज हुआ था, गुप्त काल में ऐसा क्या हुआ था। अब जैसे गुप्त काल में आप जानते ही हैं मेहरौली का लौह स्तंभ, उसको विज्ञान प्रौद्योगिकी का माना जाता है, ठीक है। फिर देखिए आप इसमें देखेंगे सुसूत्र के बारे में पढ़ेंगे जो शल्य चिकित्सा का जनक माने जाते थे। ये सब सभी का एग्जाम्पल देते हुए आप आगे बढ़ेंगे। फिर देखिए क्रांतिकारी आंदोलन, ठीक है, आंदोलन में महिलाओं की भूमिका या भागीदारी, ये देखेंगे पूरा बिहार, ठीक है, बिहार को भी साथ में लेके चलेंगे। पश्चात शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा, ठीक है, इससे क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, सर में भी आए थे, पहले से भी ट्रेंड रहा है कि तकनीकी शिक्षा, पश्चात शिक्षा और तकनीकी शिक्षा से क्वेश्चन आएंगे। फिर देखिए प्रेस का विकास, फिर साम्राज्यवाद का चरण, साम्राज्यवाद, ठीक है, जैसे होता है ना कि ये पूरे मतलब जितने भी अंग्रेज थे उसके पूरे शासनकाल को हम 3 भाग में बांट के पढ़ते हैं। जैसे
पहला में हो गया एक वाणिज्यवाद, ठीक है, और दूसरा हो गया औद्योगिक पूंजीवाद, ठीक, और तीसरा हो गया वित्तीय साम्राज्यवाद। 3 प्रकार से इसका जो काल रहेगा 1757 से 1813 तक रहेगा, और ये 1813 से 1858 के बीच रहेगा, ठीक है। अब वित्तीय में 1858 से लेके टोटल 1947 तक रहेगा। अब देखा जाता है कि ये सब चरण में ब्रिटिश क्या नीति अपनाई गई थी, ब्रिटिशों के द्वारा क्या नीति अपनाई गई थी, और ये काफ़ी है जो महत्वपूर्ण चैप्टर है, ठीक है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए अब इतिहास में 3 प्रकार का क्वेश्चन है जो ख़त्म हुए हैं। अब जो चौथे प्रकार का जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये हम चिंतक से देखते हैं। अब चिंतक में क्या 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 पढ़ेंगे, किन किन चिंतकों को पढ़ना है, विचार मतलब किन किन महापुरुष के विचार को पढ़ना है, ठीक है, और इनसे क्या क्या मतलब किस आयाम से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए आप कौन कौन से पढ़ेंगे। एक गांधी पढ़ेंगे, नेहरू पढ़ेंगे, टैगोर पढ़ेंगे, राम मनोहर लोहिया पढ़ेंगे, जयप्रकाश नारायण पढ़ेंगे, राजेंद्र प्रसाद पढ़ेंगे, कर्पूरी ठाकुर। अब देखिए ये 3, ठीक है, और बाकी का अन्य में भीमराव अंबेडकर भी आ जाते हैं, भीमराव, ठीक है। तो ये 3 में आपको बहुत सारे आयाम को आपको देखना पड़ेगा, सभी डायमेंशन को आपको कवर करना पड़ेगा। बाकी ये सब जो हो गए, बाकी 4-5 जो अन्य बचे हैं उसमें जैसे अब जयप्रकाश की सप्त क्रांति, ठीक है, इसको देखना पड़ेगा। राजेंद्र प्रसाद की आंदोलनों में भूमिका को पढ़ना पड़ेगा। कर्पूरी ठाकुर इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया कि इनको अभी भारत रत्न मिला, इसलिए इनके बारे में भी ज़्यादा पढ़ना जरूरी हो गया, ठीक है। लोहिया का समाजवाद ये भी देखेंगे। तो बस मतलब ये सब का जो टॉपिक है, बाकी का मतलब 3 को छोड़ के अन्य का, तो इसमें ज़्यादा आयाम को कवर नहीं करना है, ठीक है, और ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। बस समझ लीजिए 1 पेज में नोट्स रहेगा, अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में दे देता है तो आप आराम से लिख सकते हैं, बस इतना। बाकी जो गांधी, नेहरू, टैगोर, इनमें सभी आयाम को कवर करना है। अब जैसे देखिए गांधी में आप कौन कौन से आयाम कवर करेंगे। सबसे पहले गांधी की सत्य, अहिंसा एवं सत्याग्रह संबंधी विचार, धर्म एवं राजनीति संबंधी विचार, सर्वोदय समाज की अवधारणा, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, राज्य एवं ग्राम स्वराज की अवधारणा, वर्ण व्यवस्था संबंधी विचार, और गांधी की वर्तमान प्रासंगिकता, ठीक है। आपको इतना कवर करना ही पड़ेगा। इसके अलावा भी कुछ ऐसा मतलब ज़रूरत पड़ेगा जैसे तुलनात्मक अध्ययन, ठीक है, तो ये भी ज़रूरी है। जैसे गांधी की शिक्षा और रविन्द्रनाथ टैगोर की शिक्षा में अंतर क्या है, तो फिर और ये हो गया कि गांधी की धर्मनिरपेक्षता और नेहरू की धर्मनिरपेक्षता दोनों में अंतर क्या है। तो इसमें तुलनात्मक अध्ययन तो जरूर लिखिएगा, ठीक है, ये जरूरी हो जाता है। इससे क्वेश्चन थोड़ा सा ये कठिन भी हो जाता है, लेकिन अगर आप पढ़ लिए तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें शब्द सीमा का आपको कमी नहीं पड़ेगा। अब देखिए नेहरू के बारे में पढ़ते हैं। तो नेहरू का राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रवाद क्या है, नेहरू का लोकतंत्र एवं समाजवाद क्या है, नेहरू की धर्मनिरपेक्षता, विदेश नीति, जिसमें से विदेश नीति में तो बहुत सारे नेहरू जब अपने शासनकाल में अपने विदेश नीति में काफ़ी मतलब आगे गए थे, लेकिन अब विदेश नीति में भी उनका गुटनिरपेक्षता, पंचशील, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखिए इससे क्वेश्चन अगर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बनेगा तो बोला जाएगा कि नेहरू की विदेश नीति के बारे में बताएं, तो आपको गुटनिरपेक्ष, पंचशील सब को आपको लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर देखिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दिया पंचशील सिद्धांत, तो आप क्या लिखेंगे, फिर गुटनिरपेक्ष आंदोलन, गुटनिरपेक्ष मूवमेंट, फिर आप क्या लिखेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये सब पढ़ना जरूरी होता है। फिर नेहरू की आधुनिक भारत के निर्माण में भूमिका, मतलब नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता हैं कैसे, आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। तो ये देखिए नेहरू का आपके लगभग 5 से 6 आयाम आपको कवर करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसको हो गया। फिर आगे हम बढ़ते हैं, फिर हम टैगोर को देखते हैं। टैगोर की राष्ट्रवाद एवं अंतर्राष्ट्रवाद क्या है और किस प्रकार नेहरू के राष्ट्रवाद से अलग है, ठीक है, ये भी देख सकते हैं। फिर शिक्षा संबंधी विचार, कवि, चित्रकार एवं संगीतकार के रूप में उपलब्धियाँ, जैसे अब देखिए जो टैगोर थे ना ही विचारक थे, मतलब सिर्फ विचारक ही नहीं थे, एक कवि भी थे, चित्रकार भी थे, संगीतकार भी थे। अब कवि में जैसे बहुत सारा बुक मिला है, नोबेल प्राइज भी मिला है उनके बुक को, गीतांजलि, ठीक है। अब देखिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद से संबंधी विचार इनका क्या रहा है, क्या ये सोचते थे ब्रिटिश उपनिवेशवाद
के संदर्भ में, ठीक है। टैगोर की मानवतावाद क्या था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखा गया तो लगभग ख़त्म किया। अब फिर एक और देखिए, एक भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर का मतलब दलितों के प्रति क्या सोच था, महिलाओं के प्रति क्या सोच था भीमराव अंबेडकर, ये बस लगभग अगर देखिए। अब ये देखिए कि इतिहास से तो काफ़ी अलग है विचार में, ये फिलॉसफी और पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक आ जाता है। अब बाकी जो आप आर्ट एंड कल्चर, कला एंड संस्कृति, ठीक है, इतिहास, और तीसरा चिंतक। तो जो चिंतक अगर हम देख रहे हैं तो ये तो आप भी जानते हैं कि ये अगर देखा जाए तो फिलॉसफी और या पॉलिटिकल साइंस का ये मतलब टॉपिक है, जो आपको सभी महापुरुष के बारे में पढ़ना रहता है, कुछ चिंतक दर्शन के बारे में पढ़ना रहता है, ठीक है। अब मेन इतिहास, तो हम आपको क्या बोले थे कि इससे काफ़ी ये मतलब ज़्यादा लगभग 70% ये कवर कर रहे हैं, 15% ये, सॉरी 20% ये, और 10% ये, ठीक है। अब 10% ऐसा भी है कि अगर इससे क्वेश्चन आ गया, अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हैं तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। बस ओवरऑल आपको जानकारी ले लेना है, सबकी बात लगभग सेम ही रहती है, कुछ ऊपर नीचे रहते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे के जो वीडियो आएंगे उसमें एक एक टॉपिक उठाया जाएगा और उसको कवर किया जाएगा। जैसे मान लीजिए एक वीडियो में अगर गांधी जी के बारे में बताना रहा, तो गांधी जी का अगर देखा जाए तो टोटल जो 7-8 आयाम है, तो 7-8 आयाम को लगभग अगर देखा जाए तो 2 वीडियो में कवर किया जाएगा। फिर देखिए नेहरू के 5 आयाम है, तो इनको कोशिश किया जाएगा कि एक ही वीडियो में कवर कर दिया जाए, ठीक है। बाकी इतिहास टोटल का लगभग अगर 15 से 20 क्लास में टोटल टॉपिक को कवर करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। आप ये वीडियो देखते रहिए, ठीक है, और अपना तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।